बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 सेल एंड टिश्यूज का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे और उसका टॉपिक का नेम है एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज। ठीक है, हमने सेल के बारे में सारी डिस्कशन कर ली। सेल्स कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, तो आज हम लोग टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। एनिमल में ये 4 टिश्यूज होते हैं जो मेजर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। फर्स्ट टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू, जो कि स्किन आ जाती है, कवरिंग आ जाती है, वो चाहे आपकी होल बॉडी की कवरिंग है या किसी ऑर्गन की कवरिंग है। कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि कनेक्शन का काम कर रहे हैं। मसल्स टिश्यूज यानी कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम है। एंड नर्वस टिश्यूज जो कि आपके ब्रेन से सारे मैसेजेस आपकी बॉडी में लेके जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं, उसमें मेजर 2 टाइप्स आ जाती हैं, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू नेम ही आपको बता रहा है सिंपल है, यानी कि एक ही तरह के सेल्स हैं जो कि कंबाइन करके सिंपल टिश्यू बनाते हैं। कंपाउंड टिश्यू यानी 2 से 3 सेल्स हैं जो अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड टिश्यूज बनाते हैं। कंपाउंड टिश्यूज की तो जस्ट ये 2 टाइप्स हैं, जाइलम है और फिलॉन टिश्यूज हैं। जबकि सिंपल टिश्यू की आगे फर्दर टाइप आ जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करते हैं, परमानेंट टिश्यू उसके अलावा स्टोरेज में या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करने में या फिर उधर जो आपकी प्लांट की स्किन है उसके रोल प्ले करने में आपके परमानेंट टिश्यूज आ जाते हैं। उसमें अगेन फर्स्ट आ जाता है एपिडर्मल टिश्यू जो कि स्किन कवरिंग बना रही है। ग्राउंड टिश्यू जिसमें आप पहले थोड़ा सा स्टोरेज आ जाती है या फिर जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। स्पोर्ट टिश्यू यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और उसके अंदर अगेन आगे कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आ जाते हैं। ठीक है, सो ये तो आपकी ब्रीफ कहने की डिस्क्रिप्शन होगी आपके आज के चैप्टर टॉपिक की जो आपने आज पढ़ना है। अब आप बुक पर आ जाए, बुक के पेज नंबर 74 पे हम बाकी डिटेल वहाँ से पढ़ रहे हैं। So this is your book page number 74, animal and plant tissues. We are familiar with the levels of structural organization of life and recognize tissue as a group of similar cells specialized for the performance of a common function. Again वही बात जो मैंने आपको हर यानी कह लो कि पीछे बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि हमारी जो लाइफ है वो सेल से बनी हुई है। ठीक है, और सेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यूज बन जाते हैं, और वो अपना एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। In this topic we will learn about the major types of animal and plant tissues with reference to their cell specificities, location and function। यानी कि अब जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें एनिमल और प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते रहे हैं, और उसमें आगे हम उनमें क्या पढ़ेंगे कि उस टिश्यू की स्पेसिफिसिटी क्या है, यानी कि उसकी शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर साइज कैसा है, राउंड है, रोड है, इलोंगेटेड है, क्यूबॉइडल है, या फिर उसके ऊपर कोई सीलिया प्रेजेंट है या नहीं है, फ्लैजेला है या नहीं है। ठीक है, लोकेशन उसकी है तो वो कहाँ है, आउटर है, इनर है, फिर उसका फंक्शन आ जाता है कि वो क्या अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पिंक बॉक्स में आ जाएं। इन अ कॉलोनी ऑफ सेल्स देयर आर मेनी सेल्स एंड ईच सेल परफॉर्म ऑल जनरल फंक्शन ऑफ इट्स ओन। सच अ ग्रुप डज नॉट गेट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज सेल्स आर नॉट स्पेसिफिक एंड देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग देम। आपने चैप्टर नंबर 1 में लास्ट आई गेस टॉपिक था जिसमें आपने पढ़ा था इनके बारे में, टिश्यू कॉलोनी के बारे में। ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ये पढ़ लिया था कि बनते तो कॉलोनी है नहीं, बहुत सारे सेल्स कंबाइन करके कॉलोनी बना रहे होते हैं, लेकिन वो सारे सेल्स अपना अपना फंक्शन खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनमें कोई स्पेसिफिक रिलेटेड फंक्शन यानी कंबाइन करके कोई एक फंक्शन नहीं बनता। ठीक है, इसलिए उनको कॉलोनी ऑफ सेल यानी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। उनको कंबाइन करके हम टिश्यूज नहीं कह सकते हैं। Animal tissues. In the body of animal there are 4 major categories of tissues: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue and nervous tissue। जो कि अब हम स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट पेज से, एपिथेलियल टिश्यू से। आप अपने साथ में ये डायग्राम भी देखते जाइएगा और साथ साथ चेक करते जाइएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो इससे रिलेटेड है भी या नहीं। फर्स्ट आ जाता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड लाइंस ऑर्गन एंड कैविटीज। जो मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या काम कर रहे हैं कि वो आपकी बॉडी की कवरिंग है। ठीक है, जैसे आपकी स्किन हो गई, आपके ऑर्गन्स की कवरिंग है, आपका हार्ट है, लंग है, लिवर है, किडनी है, सारे जोन से भी हैं, या आपकी कैविटीज जो कि आपकी बॉडी के अंदर खाली जगह होती हैं। ठीक है, वहाँ पे जितनी भी कवरिंग है, लाइनिंग है, वो आपकी सारी एपिथेलियल टिश्यू की है। द सेल्स इन दिस टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। आप नीचे अपनी डायग्राम में देख भी सकते हो कि वो बिल्कुल पैक हैं। ठीक है, इन्हें एक साथ साथ जुड़े हुए हैं। दिस टिश्यू हैज मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ सेल्स एज वेल एज द नंबर ऑफ सेल लेयर्स समटाइम्स इंक्लूड। तो कह रहे हैं इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं
कुछ टाइप्स आ जाती हैं उनकी लेयरिंग पे, वो सिंगल एक लेयर की हैं, ट्रिपल लेयर की हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा लेयर है, मल्टी लेयर्ड है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वो इसको शेप के ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसकी शेप कैसी है। सो जो इन्होंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है ये शेप वाइज बताया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने आपके 5 बताए हैं। एक है स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि आप नीचे बॉडी यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है। देन उन्होंने कहा आपको क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल में आप देखो ये थोड़ा सा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो दिखा रहे हैं। कोलुमनर एपिथेलियम, तो अगर आप ये नीचे वाले सेल देखते हो ये वाले, तो ये कोलुमनर है, कॉलम लाइक आ जाते हैं। देन है सीलिएटेड कोलुमनर, यानी कि है वो कॉलम लाइक ही लेकिन उसमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, तो ये सीलिएटेड कोलुमनर हो गए। एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि ये आ जाता है, यानी मल्टी लेयर है और बहुत सारी मिक्सिंग के साथ है, ठीक है। सो आपने इनके जो नेम्स है वो इस तरह से याद रखने हैं। अब हम इनके आगे फर्दर पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ और कितनी लेयर्स के साथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वेमस एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, जो कि आपको डायग्राम में भी इंडिकेट हो रहा है, एक ही लेयर है और फ्लैट सेल्स हैं। इट इज फाउंड इन लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये कहाँ इनकी लोकेशन आ जाती है कि वो कहाँ है। फर्स्ट जो लाइन थी वो स्पेसिफिसिटी थी, ठीक है। सेकंड लाइन उसकी लोकेशन आ गई, ये कहाँ होते हैं, आपके लंग्स में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में होते हैं। नेक्स्ट इसकी आ जाएगी फंक्शन, हेयर इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल अक्रॉस इट। सो यहाँ पे इनके होने का क्या फंक्शन है कि ये हार्ट में या लंग्स में या ब्लड वेसल्स में क्या करें, ब्लड वेसल्स में ज्यादातर ये कैपिलरीज में आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करें कि मटेरियल्स को, पार्टिकल्स को, उनकी जो मूवमेंट है उनमें हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स, क्यूब शेप की तरह के हैं। इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्स, स्मॉल ग्लैंड्स एटसेट्रा। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये आपकी बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स क्या हैं, आप फिलहाल अभी के लिए ये देख लो कि ये केमिकल्स हैं, ठीक है, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपकी बॉडी में जब सिक्रीट होते हैं, आपकी बॉडी में स्पेसिफिक अपना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, लेकिन अब इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन कि वो आपकी बॉडी के शुगर लेवल को नॉर्मल रख रही है। लेकिन अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती तो आपकी बॉडी का शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होता, और ऐसे पेशेंट को शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, और उनको बाहर से एक्सटर्नली या तो मेडिसिन लेनी पड़ती है या इंसुलिन लगानी पड़ती है, ठीक है। बाकी हम इसकी डिटेल अपने 10th क्लास में पढ़ेंगे, आपका फुल फ्लेज इसके ऊपर चैप्टर है। अभी बस आप इतना ही याद रख लें। इसके अलावा यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम वेयर इट मेक सिक्रीशन, यानी कि सिक्रीशन आपके हार्मोन सिक्रीट आउट हो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है कोलुमिनर एपिथेलियम, इट हैज इलोंगेटेड सेल, लंबे लंबे सेल हैं। इट इज फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, यानी आपकी पूरी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। आगे इसी 9th में ही आप पढ़ोगे, इसका भी आपका आगे चैप्टर है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका माउथ से लेकर आगे आपके स्टमक तक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सो आपके जो कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स हैं ये एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है। गॉल ब्लेडर आ जाता है वेयर इट मेक सिक्रीशन, और साथ में गॉल ब्लेडर आपकी लिवर के अंदर होता है, वहां पे भी सिक्रीशन होती है। सो ये इनका भी काम सिक्रीशन करना ही होता है। Ciliated columnar epithelium has elongated cells with cilia. It is present in trachea and bronchi and propels mucus. वो कह रहे हैं कि ये भी elongated होते हैं लेकिन इनके पास क्या होता है, cilia आते हैं, यानी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से अगर कहीं पे, यानी कह रहे हैं कि जिस तरह इनकी लोकेशन है कि ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई में है, ठीक है। सो ट्रैकिया और ब्रोंकाई आपके कह लें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। सो अगर यहाँ पे म्यूकस आ जाता है तो ये सीलिया की हेल्प की, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, सो इनकी मूवमेंट की वजह से वो जो म्यूकस है वहां से निकल जाता है बाहर। देन आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, दे हैज मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल, इट इज प्रेजेंट इन द लिनिंग ऑफ ओसोफेगस एंड माउथ एंड ऑल्सो ओवर द स्किन। वो कह रहे हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आपकी ओसोफेगस में है जिसमें से आपका खाना जा रहा है, जिसको हम खुराक की नाली भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे माउथ में प्रेजेंट है, हमारी स्किन में प्रेजेंट है। और ये क्या काम कर रहे हैं, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट, इनसे जो अंदर वाले पार्ट है ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कनेक्टिव टिश्यूज। सो कनेक्टिव टिश्यूज एज द नेम शोज, कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स अ कनेक्टिंग फंक्शन, ठीक है, यानी कनेक्ट कर रहे होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स को। इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि अब हमने जब एपिथेलियल में पढ़ा ऊपर तो हमने उसमें देखा कि जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है, इसमें सेल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल दूं तो मैं ब्लड की आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। ब्लड अगर हम देखते हैं तो वो लिक्विड है, और उस लिक्विड के अंदर अगर हम लोग ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल भी हैं, रेड ब्लड सेल भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं,
और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, सॉल्वेंट एज अ वाटर भी उसमें प्रेजेंट होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स और केमिकल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हैं, लेकिन ये जुड़े नहीं हुए हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हैं। सो वो कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा सेलर जो उसका मैट्रिक्स है कनेक्टिव टिश्यूज, तो वो मैट्रिक्स में उसके सेल सारे फैले हुए हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू आर कार्टिलेज। कार्टिलेज कह लें जो आपकी, जैसे इधर भी लिखा हुआ है, फाउंड अराउंड द एंड्स ऑफ बोन्स इन एक्सटर्नल ईयर, नोज, ट्रैकिया एक्सेट्रा। यानी अगर मैं यहाँ से एग्जांपल दूँ तो आपकी जो ईयर है, ईयर को अगर आप फोल्ड करते हो तो ये फोल्ड हो जाता है ना। सो ये जिस बोन से बना है उसको कार्टिलेज कहते हैं, उसको बोन का नाम नहीं देते क्योंकि बोन बेंड नहीं होती है। अदरवाइज अगर मैं आपको नॉर्मल एग्जाम्पल दूँ तो जिन लोगों को चिकन खाने का बहुत शौक है, स्पेशली लेग पीस, तो जो लेग पीस के कॉर्नर पे जो वो हड्डी लगी होती है ना, जिसको आप लोग अक्सर चबा जाते हो, खा जाते हो, उसको भी कार्टिलेज ही कहते हैं, वो कार्टिलेज ही होती है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इसकी एग्जांपल में बोन आ जाती है, ब्लड आ जाता है, द एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू भी आ जाते हैं। ये कह लो कि फैट सेल्स हैं, ठीक है, यानी आप जो खाना खाते हो और जो फैट स्टोर होता है जिसको हम चर्बी कह रहे हैं, ठीक है। सो ये ये ऐसे टिश्यूज है जिनके अंदर फैट सेल्स, फैटी जो सी आपके मटीरियल है वो डिपॉजिट होता है। और ये कहाँ होते हैं? फाउंड अराउंड किडनी, अंडर स्किन, इन एब्डोमेन एक्सेट्रा। इट ऑल्सो इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट टू ऑर्गन। जब आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है और आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स नहीं लिए होते हैं तो आपकी बॉडी भी इन एडिपोज टिश्यूज से एनर्जी लेती है और इसके अलावा ये सपोर्ट का भी काम करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। सो नेक्स्ट पेज पे उन्होंने आपको ये इनकी डायग्राम्स भी बना दिए हैं। कार्टिलेज की डायग्राम उन्होंने बना दिया, ब्लड की देखिए आप छोटे छोटे सेल्स जोन से वो स्कैटर्ड हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज इनके भी सेल्स स्कैटर्ड हैं और ये आपकी बोन आ जाती है। इनको आप लोग डायग्राम्स को बनाने की कोशिश करिएगा। आगे आ जाता है आपका मसल टिश्यू। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल कॉल्ड मसल फाइबर्स। इट इज द मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन एन एनिमल। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल टिश्यूज, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जो मसल्स के सेल्स हैं उनको हम लोग लॉन्ग भी बोलते हैं, ठीक है, फाइबरस भी होते हैं, इसलिए हम मसल फाइबर्स बोल सकते हैं उनको। और ये आपकी बॉडी में अबंडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आपके पूरे स्केलेटन के साथ आपके मसल्स ही हैं, तभी तो आपका पूरा स्केलेटन मूव कर रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी में। ऑल तो हर टिश्यू ही ज़्यादा है, अगर वो एक भी टिश्यू नहीं होगा तो काम फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन ये ज़्यादा है। इसके अलावा कह रहे हैं कि इन सेल्स में क्या एबिलिटी होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी होती है। मसल्स हैं तो ज़ाहिर है इन्हें तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना ही है। और इसके अलावा उन्होंने इनकी काइंड्स बता दें कि ये 3 काइंड्स के होते हैं। ये देखें आप नीचे लिखा, ये बना भी हुआ है, ठीक है। जो मसल्स के साथ है वो जो स्केलेटन के साथ है वो स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। ये स्मूथ मसल्स हैं जो कि आपके हर बॉडी के ऑर्गन के साथ आ जाते हैं, ठीक है, ऑर्गन में प्रेजेंट है। और जो ये लास्ट वाला ये आ जाता है कार्डियक, यानी कि स्पेशल मसल है जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड है। इनको उन्होंने नाम दे दिया कार्डियक मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 77 के ऊपर। अब हम लोग इसकी डिटेल पढ़ते हैं। स्केलेटल मसल और स्ट्राइएटेड मसल्स आर अटैच्ड टू बोन। स्ट्राइएटेड का नाम होता है कि उसके अंदर बारीक बारीक लाइंस हैं। सो अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपके स्केलेटल मसल के अंदर बारीक बारीक लाइंस प्रेजेंट हैं, उनको स्ट्राइएटेड कहते हैं। और ये क्या कहाँ होते हैं? अटैच्ड टू बोन्स, यानी बोन्स के साथ होते हैं, आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ हैं। देयर सेल्स आर स्ट्राइएटेड एंड कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। सो एक लॉन्ग ट्यूब, एक सेल के अंदर 2 से 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। और इनका काम क्या, फंक्शन क्या है? बोन्स की मूवमेंट कराते हैं। देन आ जाए स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। दे कंटेन स्मूथ नॉन स्ट्राइएटेड सेल्स ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस। इनके अंदर स्ट्राइएशन यानी कि बीच में आप बारीक बारीक लाइनें नहीं देखोगे, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हर सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस भी नहीं हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज। और ये क्या काम कर रहे हैं कि उस ऑर्गन के अंदर अगर कोई सब्सटेंसेज की इन एंड आउट मूवमेंट है, यानी कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, तो ये उसकी मूवमेंट में काम कर रहे हैं। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। देयर सेल्स आर ऑल्सो स्ट्राइएटेड बट देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल। तो कह रहे हैं कि कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट है? आपकी हार्ट में प्रेजेंट है। अब ये और कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स सिमिलर हैं, यानी इनमें भी स्ट्राइएशंस हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है जो कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वो ये है कि जो स्केलेटल मसल है उनके एक सेल में 2 से 3 न्यूक्लियाई आ जाते हैं, लेकिन कार्डियक मसल के सेल में सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है। दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, ठीक है। सो इनका क्या फंक्शन है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये हार्ट बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं।
Skeletal muscles are voluntary in action, that is their contraction is under the control of our will. Smooth and cardiac muscles are involuntary in action, that is their contraction is not under the control of our will. यानी कि voluntary और involuntary actions आ जाते हैं, जो कि आप 8th में भी पढ़ के आ चुके हो. ऐसे actions जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको voluntary actions बोलते हैं, और ऐसे actions जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं हम उनको involuntary actions बोलते हैं. और जो हमारे skeletal muscle है वो voluntary action है, हमारा दिल करेगा तो हम मूव करेंगे, नहीं दिल करा तो हमारी मूवमेंट नहीं हो रही है. जबकि जो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स हैं वो आपके इनवॉलेंट्री यानी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं. उसके बाद नीचे आ जाता है आपका नर्वस टिश्यू. We know that an animal's survival depend on its ability to respond appropriately to the stimulus from its environment. ठीक है, यानी कि हम लोग अगर जिंदा हैं तो वो अपने इन्वायरमेंट से इर्द गिर्द से जो हमें स्टिमुलस मिल रहा है, स्टिमुलस यानी कि आप कह लो कि कोई ऐसा पॉइंट यानी कुछ ऐसी चीज़ जिससे हमारी बॉडी अवेयर हो जाती है कि कुछ डेंजर है, गर्मी है, सर्दी है, हीट है, कुछ भी चीज़. ठीक है, यानी बाहर कोई ऐसा कुछ ऐसा चेंज आ जाता है, चेंज इन एनवायरनमेंट को आप नाम दे लो स्टिमुलस का. ठीक है, तो वो जो चेंज आता है उसको हमारी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है. अगर हमारी बॉडी डिटेक्ट नहीं करेगी तो हमारी डेथ हो जाएगी. सपोज कि अगर बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है, आप किसी ऐसे रूम में जहाँ पे आग लग गई है, ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी को हीट फील नहीं होगी तो आप वहीं पे खड़े रहोगे, और जब खड़े रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी बर्न हो जाएगी. अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाओ, अगर ठंड है और आपकी बॉडी नहीं फील कर रही है, आपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, तो आप यानी अगर आपने ऊपर कोट नहीं लिया या मफलर नहीं पहना या डबल ट्रिपल सॉक्स नहीं पहनी, ऐसे ही रहोगे तो आपकी बॉडी फ्रीज कर जाएगी, और जब फ्रीज कर जाती है तो वहाँ से आपकी बॉडी को फिर कट करना पड़ जाता है. ठीक है, सो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो कि होने चाहिए. आपकी बाहर का जो स्टिमुलस है एनवायरनमेंट का उसको डिटेक्ट करना आना चाहिए आपकी बॉडी को. दिस एबिलिटी रिक्वायर्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पार्ट्स ऑफ बॉडी. और इस चीज़ को बॉडी के पार्ट्स में यानी कह लें कि मूव करने के लिए आपकी बॉडी को एक सर्टन अंदर एक सिस्टम की ज़रूरत है. ठीक है, यानी अगर आपकी बॉडी ने सपोज स्किन है आपकी और स्किन ने बाहर से हीट को डिटेक्ट किया है, तो वो तो स्किन ने किया ना, स्किन ने वो मैसेज आपके ब्रेन तक भी तो पहुंचाना है. ठीक है, सो उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए उसको एक सर्टन सिस्टम की ज़रूरत होती है. नर्वस टिश्यूज फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड परफॉर्म दिस टास्क. तो वो सिस्टम आप पढ़ के आ चुके हो जिसका नाम हम नर्वस टिश्यू दे देते हैं, सॉरी नर्वस सिस्टम बोल देते हैं. और वो नर्वस सिस्टम किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? नर्वस टिश्यू के अकॉर्डिंग हो रहा है. दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स, और जिनको हम न्यूरॉन का भी नाम देते हैं, विच आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस. नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ये टॉपिक तो आपके लिए इजी था, आप पहले 8th में पढ़ के आ चुके हो. इस डायग्राम को आप अच्छे से कर लेना. ठीक है, और आपको आती है डायग्राम्स आपने बनानी है साथ साथ, क्योंकि जब आप आओगे तो मैंने ये डायग्राम्स चेक करनी है. चलें जी, अब आपका जो प्लांट टिश्यू है वो तो सॉरी एनिमल टिश्यू तो कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में. Plant tissue, as in animal, the cells of plants are grouped into tissues with characteristic functions such as photosynthesis, transport, etc. There are two major categories of tissues in plant, that is simple tissue and compound tissue, जो कि complex tissue भी है. First of all, simple tissue, the tissue which are made of single type of cell are called simple tissue. मैंने उस टाइम भी बताया था कि simple tissue नेम ही इंडिकेट कर रहा है, यानी simple एक ही तरह के cells हैं जो कंबाइन हुए हैं. They are of two type, that is meristematic tissue and permanent tissue. First of all, meristematic tissue, these tissues are composed of cells which have the ability to divide, यानी कि grow करने की ability है, वो divide करते हैं और plant को grow करते हैं. Divide one है वो divide into two. ठीक है, जब वो 2 में divide करेगा तो automatically growth हो रही है. The cells are thin-walled, have large nucleus and small or no vacuole. क्योंकि इस टाइम पे डिवीजन की ज़रूरत है, यहाँ पे स्टोरेज की तो कोई ज़रूरत है नहीं, सो उनको वैक्यूल होना ना होना इन सेल्स में एक के बराबर है, क्योंकि इनको वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है, इनको न्यूक्लियस की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने डिवीजन करनी है, माइटोसिस और मियोसिस करना है. They do not have intercellular spaces among them. The two main types of meristematic tissues are recognized in plant. First is apical meristem and second is lateral meristem. एपिकल एपिक पे प्रेजेंट होता है, यानी कि स्टेम की पीक पर कह लो या पॉइंट पर कह लो, वहाँ प्रेजेंट होता है. ठीक है, और जो लेटरल है वो साइड्स पे प्रेजेंट होता है. यानी आप ऐसे कह लो कि अगर आपका एक प्लांट है और उसकी थिकनेस आ जाती है, ठीक है, वो ट्रंक बन गया उसका, एक बड़ी मोटी सी एक उसकी वो बन गई है, तो वो जो ट्रंक छोटी सी बारीक से स्टेम से इतना मोटा होता गया वो ट्रंक की फॉर्मेशन जो आ गई, तो वो किससे हुई? वो लेटरल मेरिस्टम से हुई. यानी लेटरल मेरिस्टम उसको मोटा करने में हेल्प करती है और एपिकल मेरिस्टम उसको लंबा करने में, हाइट वाइज लेकर जाने में हेल्प करती है.
Apical meristema are located at the apex यानी कि tips of roots and shoots. When they divide, they cause increase in the length of plant. Such growth is called primary growth. ठीक है, सो ऐसी ग्रोथ को जो हाइट वाइज इंक्रीज हो रही है, चाहे वो रूट्स की है चाहे वो स्टेम की है, तो ऐसी ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कह रहे हैं. लेटरल मेरिस्टम आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स. बाय डिवाइडिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स. दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड कोर कैम्बियम इन द आउटर लेयर साइड ऑफ प्लांट्स. बस वो कह रहे हैं कि लेटरल मेरिस्टम भी आगे टू टाइप की वो ग्रोथ कर रहा है. एक वेस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ है और एक कोर कैम्बियम की ग्रोथ है. वेस्कुलर कैम्बियम आपके जाइलम फ्लोएम वाली पार्ट आ जाती है और कोर कैम्बियम जो मैंने अभी ट्रंक वाला आपको बताया है ये वो चीज़ आ जाती है. इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कि एक थर्ड टाइप है. ठीक है, ऐसा ये इतना ज़्यादा नहीं है, मेजर टू टाइप्स हैं लेकिन ये भी आ जाती है. इट इज़ द फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस अमंग द मेच्योर टिश्यूज. दीज आर कॉमन इन ग्रासेज एंड हेल्प इन द रीजनरेशन ऑफ पार्ट्स रिमूव्ड बाय हर्बीवोर्स. सो ये वो कह रहे हैं कि ऐसे प्लांट्स में प्रेजेंट है जो कि बार बार ख़राब हो जाते हैं एनिमल्स की मूवमेंट से, इवन ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट से. तो ऐसे प्लांट्स में बार बार रिपेयरिंग का काम होता है. तो जो रिपेयरिंग जहाँ पे काम हो रहा है जैसे कि हर्ब्स और श्रब्स हैं, वहाँ पे फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आ जाते हैं. नेक्स्ट पेज पे आ जाए, आपके परमानेंट टिश्यूज आ जाते हैं. परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सपोज 1 ने 2 में डिवाइड किया, वो फर्दर ने 2 में आगे डिवाइड किया, इन फर्दर ने आगे 2 में डिवाइड किया, तो वो जो पीछे रह जाते हैं ना, जो जिसने 1 ने 2 में डिवाइड किया था या 2 ने 4 में डिवाइड किया था, तो ऐसे वाले टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कन्वर्ट हो जाते हैं फिर परमानेंट टिश्यूज में. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, क्योंकि वो एक दफा डिवाइड हो चुके हैं, अब दोबारा उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो डिवाइड हो सके. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. First is epidermal tissue. Epidermal tissues are composed of a single layer of cells and they cover plant body. मैंने आपको बताया था पहले भी कि जिस तरह हमारे में एपिथेलियल है जो कि कवरिंग कर रहा है, तो प्लांट्स में एपिडर्मल है जो कि कवरिंग कर रहा है. ठीक है, they act as a barrier between environment and internal plant tissues. In roots, they are also responsible for the absorption of water and minerals. On stem and leaves, they secrete cutin. The coating of cutin is called cuticle, which prevent evaporation. अगर प्लांट टिश्यू में आप रूट्स की बात करो तो रूट्स में जो एपिडर्मल टिश्यूज़ है वो यानी एक अलग से कवरिंग के साथ साथ एक जो अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन का, यानी कि जो आपके सॉइल से प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो एपिडर्मल टिश्यूज से क्रॉस करके ही अंदर आ रहे हैं. ठीक है, सो वहाँ पे तो ये काम आ गया. और अगर आप लीव्स की बात करते हो तो लीव्स में आपके जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं ये एक लेयर बना देते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और लीव का इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर. ठीक है, यानी एक ये कह लो कि पूरी एक लेयर आ जाती है, इससे मटेरियल्स बाहर क्रॉस नहीं होते और बाहर वाले जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मटेरियल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो अंदर नहीं आते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो क्यूटिकल है जो आपके प्लांट का लीफ है उसके ऊपर जो एपिडर्मल टिश्यूज है वो क्यूटिकल प्रेजेंट यानी स्क्रीट आउट करते हैं. ऐसी ये लेयर है जो कि वैक्सी लेयर होती है. ठीक है, जो कि अपने में से पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है. Epidermal tissues also have some specialized structures that perform specific functions, for example root hair and stomata. जाहिर है रूट के अंदर आपके रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि अभी मैं पीछे लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस हम कर चुके हैं. तो जो रूट हेयर्स हैं वो भी एपिडर्मल टिश्यूज़ की ही एक एक्सटेंशन है, और जो प्लांट्स के लीफ में जो स्टोमेटा है वो भी इन्हीं की एक्सटेंशन है. ठीक है, इन्हीं की थोड़ी सी फॉर्मेशन है, यही यानी इन्हीं में थोड़ा सा चेंजेस आ गए हुए हैं, तो वो रूट हेयर और स्टोमेटा बन गए हुए हैं. नेक्स्ट पेज पे Ground tissue are simple tissues made up of parenchyma cells. Parenchyma cells are the most abundant cells in plants. Overall, they are spherical but flat at point of contact. They have thin primary cell wall and have large vacuoles for storage of food. In leaves, they are called mesophils and are the sites of photosynthesis. In other plants, they are the site of respiration and protein synthesis. ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्राउंड टिश्यूज यानी कि स्टोरेज ऑर्गन का काम कर रहे हैं. सो वो कह रहे हैं कि पहली तो उन्होंने बात यहाँ पे ये बताई है कि वो पैरेन्काइमा सेल से बने हुए. और पैरेन्काइमा सेल्स कैसे हैं, वो आपकी प्लांट की बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, लेकिन जहाँ से अटैच होना होता है वहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट हो जाते हैं, यानी अटैचमेंट दूसरे एक सेल के साथ. इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत थिन होती हैं, इनमें लार्ज वैक्यूल होती है जो कि अपने अंदर चीज़ों को स्टोर रखती है. और वो कह रहे हैं कि प्लांट में जो लीव्स हैं उसके अंदर जो आपके ग्राउंड टिश्यूज हैं उनका नाम उन्होंने मेसोफिल दे दिया, जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. बाकी अदर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो रेस्पिरेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का हो रहा है.
Do you know most parenchyma cells can develop the ability to divide and differentiate into other types of cells and they do so during the process of repairing an injury. यानी वो कह रहे हैं कि आपके जो ग्राउंड टिश्यूज हैं यानी कि पेरेंकाइमा सेल्स हैं उनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, लेकिन ऑल द टाइम वो डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं. वो तभी डिवाइड करते हैं जब आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत आ जाती है, यानी कि कुछ ऐसी इंजरी हो गई है, कहीं पे कट यानी प्लांट में लग गया है या किसी एनिमल ने वहाँ से कुछ ऐसा कर दिया कि और लेटरल मेरिस्टम या एपिकल मेरिस्टम वहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो भी पेरेंकाइमा सेल्स डिवाइड करते हैं और उस पार्ट को कंप्लीट करते हैं आगे. नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पोर्ट टिश्यू. These tissues provide strength and flexibility to plant. They are further of two types. Sport name indicate कर रहा है वो sport provide कर रहे हैं. Sport है तो strength है और strength है तो flexibility भी है थोड़ी सी. उनमें जो फर्स्ट एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है कोलेनकाइमा टिश्यूज की. दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स यानी कि बीनीथ एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर की, एपिडर्मल टिश्यू के नीचे वाली जो लेयर प्रेजेंट होती है वो कोलेनकाइमा सेल्स की होती है यानी टिश्यूज की होती है. So they are found in cortex beneath epidermis of young stems and in the midribs of leaves and in petals of flower. उन्होंने स्टेम में बता दिया कि वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में आते हैं यानी कि एपिडर्मिस से नीचे आ जाते हैं. लीफ में जो मिडरिब होती है जो बीज की एक थिक सी थोड़ी एक लेयर होती है उसमें आ जाते हैं और फ्लावर में पेटल्स में आपके कोलेनकाइमा टिश्यूज आ जाते हैं. दे आर मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विद इवेंचुअली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, यानी कि ये इलोंगेटेड लंबे लंबे होते हैं और इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है, इवनली होती है यानी कि एक जैसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है. ऐसा नहीं है कि कहीं से थिक है तो कहीं से थिन है. दे आर फ्लेक्सिबल एंड फंक्शन टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे आर फाउंड. और ये फ्लेक्सिबल होते हैं और जिन जिन ऑर्गन्स में है वहाँ पे ये फंक्शन सपोर्ट का प्रोवाइड करें. यानी अगर यंग स्टेम में एपिडर्मिस के नीचे है तो उसको भी सपोर्ट दे रहे हैं. लीव्स में अगर मिडरिब है यानी कि वो बीज की एक लंबी सी एक मोटी सी जो लेयर वो एक लाइन सी आ जाती है वो है तो वो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. फ्लावर में अगर पेटल्स हैं तो ज़ाहिर पेटल्स भी इंटरनल जो उनसे स्ट्रक्चर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 81. आपका आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो आपके सेकंड पार्ट आ जाता है आपके स्पोर्ट टिश्यू का. दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल. इनके पास प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है और रिजिड यानी कि सख्त होती है. देयर सेल वॉल आर हार्डन्ड विद लिग्निंग. और वो किससे बनी होती है जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो लिग्निंग से बनी होती है विच इज़ द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड. और ये वुड यानी कि वो जो थिकनेस बार्क जिसे कह लें ट्रंक कि वो जो लकड़ी है जिसे कहने ये वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है वो चीज़ है ये. मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैन नॉट इलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड. सो जो मेच्योर हो गए होते हैं वो डेड हो गए होते हैं और वो आगे फर्दर इलोंगेट नहीं होते हैं. अंदर वाले ही स्ट्रक्चर्स जो इमेच्योर होते हैं उन्हीं में एबिलिटी होती है कि वो यानी खुद को इलोंगेट कर सके. सो यहाँ पर आपका स्पोर्ट टिश्यू कंप्लीट हो गया यानी कि परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया आपका, यानी कि आप कह लें कि आपका सिंपल टिश्यू यहाँ कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट आपका आ जाता है कंपाउंड टिश्यू यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि एक जैसे सेल से नहीं बने यानी 2-3 टाइप्स के सेल्स हैं जो कि कंबाइन कर रहे हैं तो आपका कंपाउंड टिश्यू बना रहे हैं. Plant tissue composed of more than one type of cell is called compound or complex tissue. Xylem and phloem tissues found only in vascular plants are example of compound tissue. जो कि vascular plants नहीं होते, मोस्टली जो herbs और shrubs हैं उनमें आपके जो ये vascular system है वो highly developed नहीं हुआ हुआ होता अभी. So उनमें आप कह लो कि compound tissues भी नहीं होते या बहुत कम present होते हैं. लेकिन जो woody plants हैं जो बहुत hearted होते हैं जिसमें proper एक vascular system होता है उनके अंदर आपको complex यानी कंपाउंड टिश्यू भी अच्छे से नजर आएंगे और मिलेंगे. फर्स्ट इज जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स. जाइलम और फ्लोएम आप पढ़ते आ रहे हो, जाइलम में पानी की मूवमेंट होती है और फ्लोएम में खाने की मूवमेंट होती है. ठीक है, सो जाइलम टिश्यू का क्या है काम कि वो पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है रूट्स से लेके ऊपर वाले एरियल पार्ट्स तक यानी जो हवा में रहने वाले पार्ट्स हैं. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निंग द सेकेंडरी वॉल ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिजिड. इसमें भी लिग्निंग प्रेजेंट होती है इसलिए इनकी भी जो वॉल्स हैं वो थोड़ी थिक होती हैं. दैट इज वाई जाइलम टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. और यही एक वजह है उसकी थिकनेस और रिजिड होने की वजह से कि जो जाइलम टिश्यू वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं. 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू में 2 तरह के सेल्स होते हैं, दैट इज वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकेट्स. वेसल एलिमेंट्स और सेल्स हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल, दे लैक एंड वॉल्स एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब. यानी इनमें सेल्स बहुत लंबे लंबे होते हैं. इनके सेल्स के एंड पे आके कोई भी लेयर नहीं होती, एंड नहीं होती है, यानी आगे से इनमें दरवाज़ा बंद, जिस तरह हमारा दरवाज़ा ना हम बंद कर देते हैं तो रूम पूरा बंद हो जाता है, इनके वो दरवाजे नहीं है. ठीक है, ये लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्स हैं जो कि कंबाइन होती जाती हैं.
ट्रैकेट्स आर सिलेंड्रिकल सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स, और जो ट्रैकेट्स हैं वो भी होते लंबे लंबे हैं लेकिन इनके ओवरलैपिंग एंड्स हैं, यानी एंड्स जो से वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जो कि आप नीचे अगर डायग्राम को देखो तो डायग्राम में भी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ से ये हॉलो है, यानी एक दूसरे में जा रहा है, और ये ओवरलैपिंग है, यानी एक ये आ रहा है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है तो दूसरा वाला इसके साथ यहाँ पे इसको ओवरलैप कर रहा है। ठीक हो गया। सो ये आपके आ गया जाइलम। नेक्स्ट पेज पे आ जाता है आपका फ्लोएम। Phloem tissue is responsible for the conduction of dissolved organic matter, that is food, between different parts of plant body. Phloem tissues contain sieve tube cells and companion cells. ठीक है, phloem का काम क्या है, वो कंडक्ट कर रहा है फूड को। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि phloem के टिश्यू में कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं, एक आ जाता है sieve tube cells और दूसरा आ जाता है companion cells. Sieve tube cells are long and their end walls have small pores. Many sieve tube cells join to form long sieve tubes. कंपेनियन सेल्स में प्रोटीन फॉर सिव ट्यूब सेल्स। सिव ट्यूब सेल्स की अगर उन्होंने आपको बताई है स्पेसिफिसिटी तो वो बताइए कि वो लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, और उनके लॉन्ग लॉन्ग होने के बावजूद उनके जो एंड है, यानी कि ये एक और ये दो, इनके जो ये बीच वाला पार्ट है ये सिव की तरह होता है, तभी तो इनको सिव ट्यूब सेल्स करते हैं। सिव यानी छन्नी की तरह होता है, छोटे 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 होल्स होते हैं इनमें, तभी इसके अंदर से प्रेशर से फूड की मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कंपेनियन सेल्स जो इनके साथ है, कंपेनियन है, इनके मुख्य काम कर रहे हैं वो प्रोटीन बना रहे हैं, ताकि अगर इन सिव ट्यूब सेल्स को खाने की ज़रूरत है यानी कि एनर्जी की ज़रूरत है तो ये साथ ही सेल्स प्रेजेंट है जो कि इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आपके जो ये एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू है इनको आपने याद करना है, किसी एक आधे पे नोट आ जाता होता है इसके ऊपर। ठीक हो गया। और जो नेक्स्ट पेज पे एमसीक्यूज है वो मैं नहीं बता रही हूँ, वो आपका होमवर्क है, आपने वो खुद करने हैं। डायग्राम्स को अच्छे से याद करें और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें। मैंने डायग्राम्स आपकी देखनी है। अल्लाह हाफिज़।